चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट, विषम बीजाणुता और बीज स्वभाव। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखिए, आपको अल्टरनेट या तो छोटे क्वेश्चन के रूप में या बड़े क्वेश्चन के रूप में ये कंसेप्ट 100% आपको मिलेगा। तो दो चीजें हैं, हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। चलिए पहले विषम बीजाणुता। जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे हेटेरोस्पोरी। तो शुरू में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, अभी एक कंपैरेटिव चार्ट से वापस आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि हेटेरोस्पोरी है क्या। विषम बीजाणुता मतलब दो अलग अलग आकार और प्रकृति के बीजाणु यदि पाए जाए तो उसको विषम बीजाणुता कहते हैं। हमने अपने सिलेबस में समविषाणु जनरा को भी पढ़ा, विषम बीजाणु को भी पढ़ा। जैसे आपने साइलोटम पढ़ा था, साइलोटम ने आपने देखा था कि शीर्ष पर यहां पर बीजाणुधानी बनती है जिसमें बीजाणु होता है। ये बीजाणु जब गिरकर सॉइल में आता है और अंकुरित होता है तो इससे बनता है युग्मकोद्भिद, गैमेटोफिटिक जनरेशन। इस युग्मकोद्भिद पर क्या बनते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने क्या कहा था? पूधनी एंथेरिडियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहा था? आर्किगोनियम। इसमें एंथेरोजोइड्स बनते हैं, इसमें एग सेल बनती है, फर्टिलाइजेशन होता है और नई जनरेशन का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से ये तो गैमेटोफाइट है और इस पर नई जनरेशन बनेगी जो कि हमारा स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद है। तो एक ही प्रकार का बीजाणु होता है, उससे एक ही युग्मकोद्भिद बनता है, उसी में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है और नई पीढ़ी बनती है। हमने सिलेजिनेला को पढ़ा था। आपको अगर डायग्राम याद हो, हमने उसके शंकु का एक टीएस बनाया था कि एक तरफ तो होती है माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं और एक तरफ होती है मेगास्पोरेंजिया जिसमें मेगास्पोर बनते हैं। यानी इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एक तो हो गया लघु बीजाणु और दूसरा हो गया गुरु बीजाणु। इस तरह से यहां बीजाणु के अंकुरण से केवल युग्मकोद्भिद बना, लेकिन अब यहां ऐसा नहीं है। लघु बीजाणु के अंकुरण से बनेगा मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद, और गुरु बीजाणु के अंकुरण से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अंतर यह हुआ कि यहां पर दो अलग अलग युग्मकोद्भिद बनेंगे। इसमें क्या बनेगा? वही एंथेरिडियम, जिसमें क्या बनेंगे? एंथेरोजोइड्स, यानी पूधनी बनेगी जिसमें पूगणु बनेंगे जिसको हम नर युग्मक कहते हैं। इसमें क्या बनेगा? आर्किगोनियम, और उसमें क्या बनेगी? एग सेल जिसको हम फीमेल गैमेट या मादा युग्मक कहते हैं, और उनके फर्टिलाइजेशन से नई पीढ़ी डेवलप होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक ही प्रकार का बीजाणु पाया जाता है तो एक ही युग्मकोद्भिद बनता है और उसपे ही स्त्री जन्नांग और नर जन्नांग बनते हैं। अलग अलग बीजाणु पाए जाएं तो लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद बनता है जिसमें पूधनी बनती है, उसमें पुंगड़ बनते हैं, और गुरु बीजाणु से स्त्री युग्मकोद्भिद बनता है जिसमें स्त्री युग्मक या फीमेल गैमेट
बनते हैं और फिर निषेचन होता है। ये तो है विषम बीजाणुता। नाउ पॉइंट इज दैट what is the importance of heterospory, why there is necessary to evolve the mechanism of heterospory। ऐसा क्या हो गया कि हेटेरोस्पोरी पैदा करनी पड़ेगी? एक ही स्पोर से काम चल रहा था, तो कुछ इसके एडवांटेज भी हैं। तो उसके एडवांटेज को पढ़ें उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये हेटेरोस्पोरी हाउ डज इट ओरिजिनेट, इसका विकास कैसे हुआ था, पहले इसको हम पढ़ते हैं। तो थ्योरी ये दी गई है, पहले इसको समझ लेते हैं कि शुरू में एक ही प्रकार की बीजाणु धनी थी जिसमें समान आकार के बीजाणु ही बनते थे। लेकिन क्या हुआ कि इसमें से कुछ नष्ट हो गए, तो जो नष्ट हो गए उनका पोषण दूसरों ने ले लिया और वो आकार में बड़े हो गए। समझ रहे हैं आप बात को? मान लो ये नष्ट हुआ और इसका पोषण इसको मिल गया, तो अब ये गुरु बीजाणु हो गया, मेगास्पोर हो गया और ये बन गया माइक्रोस्पोर। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो जिन स्पोर्स को ज्यादा न्यूट्रिशन मिला दे अल्टीमेटली टेंड टुवर्ड्स द मेगास्पोर, और जिनमें न्यूट्रिशन डिप्लीशन रहा, कम न्यूट्रिशन मिला, वो बन गए माइक्रोस्पोर। तो ये थ्योरी के संबंध में प्रमाण कुछ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलता है। जब डेवोनियन पीरियड के हम कुछ टेरिडोफाइट्स के अवशेष देखते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि जिन बीजाणु धनियों में कुछ बीजाणु नष्ट हो गए हैं उनमें ये देखा गया है कि दूसरे बीजाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार के पाए गए, मतलब इन्होंने इनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये थ्योरी आ गई कि the disintegrating spores ultimately absorbed by the other spores and they gain bigger size and ultimately tend towards the megaspore। और जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता या आकार नहीं बढ़ पाता वो छोटे रह जाते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। तो हम सिलेजिनेला में क्लियर इसको देख चुके हैं, इसकी पूरी लाइफ साइकिल की सिलेजिनेला की हमने लाइफ साइकिल पढ़ी। अब इसमें अलग अलग केस हैं, उसमें कुछ में तो मियोसिस से पहले ही लघु बीजाणु गुरु बीजाणु बन जाते हैं और कुछ में मियोसिस के बाद बनते हैं, जैसे बड़े फंड्स जो होते हैं मार्सिलिया, अजोला, सैल्विनिया, इस तरह से। अब बात यह है कि ये तो हमने पढ़ा था ओरिजिन एंड द थ्योरी रिलेटेड टू हेटेरोस्पोरी। अब हेटेरोस्पोरी की इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, लिंग विभेदन, कि जब एक ही प्रकार का स्पोर होता है तो हमें नर मादा ऐसा कोई विभेद नहीं कर सकते। इसके युग्मकोद्भिद को देखेंगे तब पता चलेगा कि इसमें ये नर जन्मांग है, ये मादा जन्मांग है। लेकिन अगर हेटेरोस्पोरी होगी तो हम क्लियर बता सकते हैं कि भाई जिसमें माइक्रोस्पोर है दैट इज द पार्ट ऑफ मेल प्लांट और मेल गेमेटोफाइट, और जिसमें मेगास्पोर है दैट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और या यूं कहें कि हम ये सेक्स जो है वो फीमेल है। तो एक तो ये है लिंग विभेदन। दूसरा महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो कि विषम बीजाणुता के महत्व को सिद्ध करता है, देखिए मान लो एक ही प्रकार के बीजाणु अब वो फॉल हुए, मिट्टी में आ गए और ये बन गया गेमेटोफाइट, ठीक है, यहाँ आर्किगोनियम, यहाँ एंथीरियम, ये फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, सपोज ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है? जाइगोट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सॉइल में हो रहा है। इसको न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है? इस गेमेटोफाइट से मिल रहा है। इसका डेवलपमेंट भी कहाँ होता है? तो कहाँ हो रहा है? एक्सटर्नल, बाह्य वातावरण में हो रहा है। तो एक तो पर्याप्त न्यूट्रिशन की व्यवस्था नहीं है कि भाई डिकेइंग या नष्ट होता हुआ गेमेटोफाइट कितना न्यूट्रिशन देगा। दूसरा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं, बाहरी वातावरण के कारक, जो इस भ्रूण के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। अब हेटेरोस्पोरी में क्या फायदा है ये आप समझिएगा कि सपोज मान लो ये एक गुरु बीजाणु पर्ण था और उसमें
गुरु बीजाणु से किसका, स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास हुआ और इसमें स्त्री धनी बनती है। ठीक है, अब एंथेरोजोइड्स इसमें आता है और यहां पर निषेचन होता है और यहां पर भ्रूण का विकास होता है। तो दो चीजें यहां पर एडवांटेज हो गई। नंबर एक क्या, भ्रूण का विकास किसमें होता है, इस गुरु बीजाणु धनी के भीतर ही होता है, गुरु बीजाणु के धनी के भीतर ही होता है। तो इससे दो चीजें हो गई, एक तो सुरक्षा हो गई, बाहरी कारकों से, ये बाहरी वातावरण से सुरक्षित है। दूसरा, ये अभी भी कहां लगा है, मात्र पादप पर। मात्र पादप कौन सा है, ये शंकु है, शंकु किस पर लगा है, बीजाणुद्भिद पर लगा है। मान लो ये पौधा है और यहाँ शंकु है, तो इसके भीतर है और ये बीजाणुद्भिद है, तो इसके पोषण की भी समुचित व्यवस्था हो गई कि इसको बीजाणुद्भिद पीढ़ी से पोषण भी मिल जाता है, बाह्य कारकों से ये बच भी जाता है। हालांकि इसका पूरा विकास यहाँ नहीं होता, भ्रूण का विकास कुछ समय तक रहता है, उसके पश्चात ये गिर जाता है सॉइल में और बाद में इसका विकास इंडिपेंडेंटली होता है। लेकिन इनिशियल फर्टिलाइजेशन और इनिशियल एम्ब्रियो डेवलपमेंट यहीं पर शुरू हो जाता है, जिससे इसको सुरक्षा भी मिल जाती है और इसको न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। तो ये है विषम बीजाणुता। विषम बीजाणुता का विकास जो है वो दो चीजों के लिए है, न्यूट्रिशन को इंश्योर करना, एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन को इंश्योर करना। इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स का पैटर्न देखे, इवोल्यूशनरी पैटर्न, तो पहले सम बीजाणु वंश थे और बाद में जो जेनेरा है वो विषम बीजाणु थे। सो दिस इज ऑल अबाउट हेटेरोस्पोरी एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ लिस्ट ऑफ हेटेरोस्पोरस जेनेरा। कुछ 9 वंश है जो मैंने लिखवाए हुए थे, आइसोइटीज है, स्टाइलाइटीज है, सिलेजिनेला है, रैग्नेलिडियम है, पिल्लुलिरिया है, मार्सिलिया है, साल्विनिया है, एजोला है। ये 9 जो जेनेरा हैं वो हेटेरोस्पोरस है, विषम बीजाणु है। कभी कभी इनकी सूची भी पूछ ली जाती है, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी हुआ विषम बीजाणुता के।